हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में रेस्पिरेशन पढ़ा था और इस क्लास में हम ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रीदिंग सिस्टम बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसमें एनिमल्स जो होते हैं, जैसे जैसे उनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है तो ब्रीदिंग करने के लिए वो क्या करते हैं, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनका सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है और जिनका कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है। जिनका सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है तो वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से वो ब्रीदिंग कर लेते हैं। डिफ्यूजन यानी कि एनवायरनमेंट से ही डायरेक्ट गैसेज एक्सचेंज कर लेते हैं। पर जिनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है तो वो कैसे करेंगे, उनके पास एक स्पेशलाइज्ड मतलब ऑर्गन होते हैं ब्रीदिंग सिस्टम के लिए, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से लेते हैं। तो अब हम कॉम्प्लेक्स में भी दो तरीके से बात कर सकते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रायल। एक्वेटिक एनिमल वो होते हैं जो पानी में रहते हैं और टेरेस्ट्रायल वो होते हैं जो लैंड पर रहते हैं, यानी कि जैसे हम हो गए जो ज़मीन पर रहते हैं, ठीक है, हम हो गए और बाकी के सारे एनिमल्स हो गए, डॉग कैट वगैरह, ठीक है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को कैसे लेते हैं, वो ऑक्सीजन वाटर के थ्रू लेते हैं और वाटर में उनको ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में मिलती है। तो पर जो अगर हम कंपैरिजन करें दोनों फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में और एटमॉस्फेयर से जो लेते हैं, तो डिसॉल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन है वो एनिमल्स को कम मिलती है, इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट जो होता है एक्वेटिक एनिमल्स का वो फास्टर होता है टेरेस्ट्रायल से। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में इसके बारे में पढ़ाया गया कि why do aquatic animals have breathing rate faster than terrestrial animals? Because they get dissolved form of oxygen in water from water, but they consume lower oxygen as compared to terrestrial animals. So that's why they they have faster rate of breathing system than terrestrial animals. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स को वाटर से जो ऑक्सीजन मिलती है वो थोड़ा कम मिलती है और इस वजह से उनका ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है, ठीक है। अब मैं आपको ह्यूमन बीइंग में बता रही हूँ कि ह्यूमन बीइंग में जो ये शुरू होता है ब्रीदिंग, वो कहाँ से शुरू होता है, वो नोस्ट्रल से शुरू होता है। नोस्ट्रल जो हमारी जो नोज़ होती है, नोज़ के थोड़ा गंदा ड्रॉ कर रही हूँ, दोबारा बताती हूँ, ओके, ठीक है। तो ये जो नोस्ट्रल होते हैं ना, जो हमारे नोज़ के जो ओपनिंग्स होती हैं उनको नोस्ट्रल बोलते हैं, ठीक है। तो इन नोस्ट्रल्स से हमारा ब्रीदिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। हम ऑक्सीजन यहाँ से O2 लेते हैं, फिर O2 अंदर जाता है। तो कैसे होता है, सबसे पहले जो ऑक्सीजन हमने एनवायरनमेंट से लिया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो नोस्ट्रल है यहाँ पे कुछ हेयर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जितना भी डस्ट पार्टिकल उस एयर के साथ गया है उसको वहीं पे फिल्टर कर देते हैं और वहीं पे वो रुक जाता है। फिर अंदर जो नोज है यहाँ पर एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। तो वो लिक्विड होता है, तो वो क्या करता है, जो डस्ट पार्टिकल, जो फाइन डस्ट पार्टिकल फिर भी रह जाते हैं उनको वो हमारे जो ये लाइनिंग होती है ना नोज की, वो वहाँ पर स्टिक हो जाते हैं और फिर अंदर क्लीन एयर जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो ब्रीदिंग होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, नोज से, नॉस्ट्रल से, ठीक है, नॉस्ट्रल से। और यहाँ पे हमारे फाइन हेयर और म्यूकस जो होते हैं वो डस्ट पार्टिकल को रोकने का काम करता है, ठीक है। तो अब हम आगे बताती हूँ मैं आपको। अब मैं आपको पहले फिगर से थोड़ा समझाती हूँ, फिर मैं आपको रिटर्न में बताऊंगी। तो ये हमारा नेसल पैसेज है, यहाँ नोस्ट्रल से हमारा जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी बॉडी में एंटर करती है। यहाँ पर कुछ फाइन हेयर्स होते हैं जो डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं। फिर उस फाइन हेयर से अगर कोई फाइन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट फिर भी रह जाता है तो यहाँ पे म्यूकस होता है लाइनिंग में। तो वो म्यूकस क्या होता है, थोड़ा लिक्विड होता है, तो वो क्या करता है, जो डस्ट पार्टिकल्स है उनको रोक लेता है, ट्रैप कर लेता है। फिर यहाँ से एयर अंदर जाती है, एयर अंदर जाती है तो यहाँ पे थ्रोट में पहुँचती है। यहाँ पे हमारा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है,
तो ये देखो, ये रहा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का काम क्या है, ये इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो एयर हमने अपने नोज़ के थ्रू अंदर लिया है वो कोलेप्स ना हो, ठीक है ना। फिर आगे जाते हैं तो इसको, ये जो होता है इसको बोलते हैं ट्रैकिया, और आगे जाके ये जो होता है ऐसे अलग अलग उसमें डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं ब्रोंकी, और ये ब्रोंकी जो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं, फिर ये और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो रहे हैं, इनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। फिर ब्रोंकियोल्स में आगे ना एक छोटे छोटे ऐसा बलून टाइप स्ट्रक्चर होता है, वो ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो आगे, इसको बोलते हैं एल्वियोली। तो ठीक है, तो ये जो ब्रोंकियल्स होते हैं आगे जाके इस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे बलून्स होते हैं। एक्चुअली में बहुत ये सरफेस एरिया को बड़ा करते हैं। जैसे जब हम एयर अंदर लेते हैं तो ये जो बलून्स होते हैं ये मतलब थोड़े स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और जब हम एयर बाहर छोड़ते हैं तो ये श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। इनको एल्वियोलर सैक भी बोलते हैं क्योंकि ये एक आगे सा बैक टाइप स्ट्रक्चर है, इस वजह से, ठीक है। फिर यहाँ पे ना ये जो एल्वियोलीज होते हैं इनमें बहुत पोर्स होते हैं जिनसे वो एयर फिर पूरी बॉडी में, मतलब कैपिलरीज के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जाती है ऑक्सीजन, ठीक है। फिलहाल आपको लिए ये, ठीक है। तो अभी क्या होता है, यहाँ से ये इसको बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया आगे आके डिवाइड हुआ, इनको बोलते हैं ब्रोंकी, ब्रोंकीज आगे आके डिवाइड हुई और छोटे छोटे हिस्सों में, इनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंक्यूल्स में आगे एल्वियोलीज होते हैं जहाँ पे एयर जब अंदर पहुँचती है तो ये एल्वियोली का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, और ये हमारे जो दो लंग्स हैं ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। तो इतना आपको समझ में आया, मैं आपको 1 बाय 1 चीज़ें समझाती हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस कराती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे ना इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो जो यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, कि एल्वियोलीज में आता है ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ पे हमारी वेन्स जो होती हैं वो उससे कनेक्टेड होती है, जिनके थ्रू फिर एयर पूरी बॉडी में जाती है, और बदले में ब्लड ऑक्सीजन को पूरी बॉडी को देके आता है, बदले में उससे वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड उनसे वापस लेके आता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है ना, हमारी बॉडी में आपने देखा होगा मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स से हमारी बॉडी बनी है। तो बिलियंस ऑफ सेल्स को, हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। हमारी बॉडी में कुछ पार्ट्स, मतलब बहुत सारी इसी कोने कोने में ऐसे सेल्स हैं जहाँ पर पूरा ब्लड जो है, ब्लड किसके थ्रू, ब्लड कैसे सब जगह पहुँचता है, वेसल्स के थ्रू। जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें हमारा ब्लड फ्लो करके सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये सोचो, जो वेसल्स हैं अगर बहुत छोटी सी जगह पे, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के बताती हूँ। जैसे सपोज कोई तुम्हारे घर कोरियर आना है, ठीक है। अभी वो कोरियर, तुम्हारा घर जो है बहुत ही छोटे से इलाके में जहाँ पे बहुत पतली पतली गलियाँ हैं, इवन इतनी पतली गलियाँ कि एक स्कूटर भी वहाँ नहीं आ सकता। तो अभी क्या होगा, पहले जो कुरियर वाला है वो जिस गली में तुम्हारा घर है उसके बाहर अपना स्कूटर वहाँ पे पार्क करेगा, फिर खुद वहाँ से उतरकर पैदल आएगा और तुम्हारे घर में डोरबेल बजा के तुमको पार्सल दे के जाएगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती है। हमारी बॉडी में ब्लड वेसल हर जगह पे, पर कहीं कहीं कुछ सेल्स इतने, जैसे सपोज मेरी ये फिंगर है, फिंगर के इस टिप पे यहाँ पर सेल्स जो है यहाँ तक ब्लड वेसल नहीं पहुँच पा रही, तो यहाँ तक जो ऑक्सीजन है वो कैसे पहुँचेगा। उसके लिए एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, तो उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में ही होते हैं। हमारे ब्लड में एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, तो इन सब के अलग अलग रोल होते हैं। ऐसे ही हीमोग्लोबिन भी होता है। तो ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, तो ये क्या करता है, जहाँ पर ब्लड वेसल्स, मतलब हमारे ब्लड वेसल्स आगे तक नहीं जा पाते, तो वहाँ पर वो हीमोग्लोबिन अपना रोल प्ले करता है और वहाँ पर वो ऑक्सीजन वहाँ पर उनको पहुँचा के आता है, उन सेल्स को, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। तो वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन क्या करता है, उन जगह पर वो पहुंचा के आता है। इन ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन which has a very high affinity for oxygen
दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पल्सेस। ठीक है, ये रेड ब्लड कॉर्पल्सेस में हमारा प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड द डिसॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। ठीक है, तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन सब जगह जाकर, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या, वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को हर हिस्से में पहुंचा के आने का काम करता है। और हम इन्होंने एक चीज़ और बताई कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो हमारे ब्लड में हैंस मोस्टली ट्रांसपोर्टेड द डिसॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। तो इस वजह से हमारे ब्लड में ज़्यादा जो डिसॉल्व फॉर्म में होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, इज दैट क्लियर? तो ब्रीदिंग सिस्टम यहाँ पे में हमारा ख़त्म हो गया कि हम जो एयर लेते हैं वो कैसे हमारे लंग्स तक पहुँचती है। ठीक है, और मैंने आपको उसमें सब चीज़ों का वो भी बताया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं आपको आगे बता रही हूँ। इफ alveolar surface were spread out, it would cover about 80 meters square. How much do you think the surface area of your body is? Consider how efficient exchange of gases becomes because of the large surface available for the exchange to take place. ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो एल्वियोलर सरफेस है ना, जो एल्वियोलीज होते हैं जहाँ पे जो बॉल्स होती है, सॉरी बलून्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एयर जाके फिल होती है, ऑक्सीजन जाके फिल होती है, उसका जो एरिया होता है वो 80 मीटर स्क्वायर होता है। तो ये कितना एरिया होता होगा? ठीक है, कितना बड़ा एरिया, मतलब सरफेस एरिया है हमारे एग गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, तो कहेंगे नेक्स्ट, इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get our dose from our lungs. Aren't you glad that we have hemoglobin? ये भी इन्होंने क्या बताया है कि अगर हमारी बॉडी में डिफ्यूजन की प्रोसेस होती ऑक्सीजन को मूव करने के लिए, तो ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि कम से कम 3 साल लगते ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को हमारे टो से लेके लंग्स तक पहुंचने, मतलब लंग्स से लेके टो तक और इस तरह पहुंचने में, लंग्स से अगर उसको हमारे पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन को जाना है डिफ्यूजन के प्रोसेस में, तो एक ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को कम से कम 3 साल लगते हैं। तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारे पास ये सर्विस प्रोवाइडर हीमोग्लोबिन है हमारी बॉडी में, जो नेचुरल सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, ओके, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्राइल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन? कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से अगर हम कंपैरिजन करें तो टेरेस्ट्राइल ऑर्गेनिज्म को क्या एक एडवांटेज है, मतलब जब वो ऑक्सीजन लेते हैं, तो यही है क्योंकि अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स होते तो हमें ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में मिलती, जो कि लोअर रेट ऑफ ऑक्सीजन हमको मिलती। अगर जो टेरेस्ट्राइल एनिमल्स हैं उनको एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन मिल रही है वो उनको हाई रेट ऑफ ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा एक बेनिफिट है टेरेस्ट्राइल्स को। व्हाट आर द डिफरेंट वेज विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म? वो कौन से अलग अलग वेज हैं जिसमें ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होता है एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए? 2 वेज हैं, एक एरोबिक और एक अनएरोबिक। ठीक है, एंड हाउ इज ऑक्सीजन, ये आपको जो आंसर है सेकंड का मैंने तो आपको सिर्फ ऐसा बताया है, एरोबिक अनएरोबिक आपको एक्सप्लेन करना है। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ह्यूमन बींग्स में कैसे ट्रांसपोर्ट करती है, तो वो आपको बताना है कि कैसे ऑक्सीजन नेसल पैसेज से, यानी कि सबसे पहले हमारे नोस्ट्रल से
नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारे ये थ्रोट में पहुंचती है, थ्रोट से फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर ब्रोंकी, फिर ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलीज, फिर वहाँ से हमारी पूरी बॉडी, वहाँ से जो फाइन कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, वो उसको सारे ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, वहाँ से हीमोग्लोबिन जो हमारा रेस्पिरेटर पिगमेंट है वो सारे बॉडी पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर देन उसके बदले में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि डिसॉल्व फॉर्म में होता है, तो वो हमारी बॉडी से ब्लड के थ्रू एक्सपेल हो जाता है वापस उसी रास्ते, पूरी बॉडी से, सब बॉडी पार्ट से CO2 कलेक्ट कर लेता है ब्लड वापस से जाने के टाइम पे, और फिर उनको वापस लंग्स के थ्रू और देन नोज के थ्रू उसको हम क्या कर देते, एक्सपेल कर देते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि किस तरीके से लंग्स जो हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बींग में डिज़ाइन है ताकि गैसेस एक्सचेंज करने के लिए जो हमारा जो एक्सचेंज एरिया है वो सरफेस एरिया है जो वो इंक्रीज होता है। तो उसके लिए छोटे छोटे एल्वियोलीज हैं जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है भाई, ऐसा तो वो छोटे छोटे से बलून्स जो होते हैं, जब वो उसमें हम जब ऑक्सीजन लेते हैं वो गैस जब उसके हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो वो बलून्स जो होते हैं वो फूल जाते हैं, तो अपने आप सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है ना, एयर लेने का। तो इस तरीके से हम उसमें गैसेस एक्सचेंज कर पाते हैं आराम से। तो इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन कि हमारी बॉडी में हर चीज़ कितने परफेक्ट तरीके से है। ठीक है, और ये सही रहेगा अगर आप लोग 1 by 1 चीज़ों को हैंड टू हैंड कंप्लीट कर लें।